हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो करंट अफेयर होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का फैसला किया है, उसका नाम बताइए। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से यानी भारत ने अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का फैसला किया है, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। तीनों सेनाएं आप सभी जानते हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ठीक है, इस प्रकार से आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर, MQ9B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इसका चित्र है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है अगर ये, ठीक है। इसके बाद देखिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट है। जिस ड्रोन से अलकदाई चीफ अली जिस ड्रोन से अलकदाई चीफ अली जवाहिर 2022 में मारा गया था, उसे भारत ने खरीदने का फैसला किया है, ठीक है। यानी इस ड्रोन से एक व्यक्ति मारा जा चुका है 2022 में, ठीक है। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 31 ड्रोन MQ9B प्रीडेटर खरीदने की मंजूरी दी है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले परिषद है। भारत की तीनों सेना, थल, नौसेना, ये ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तीनों सेनाओं के लिए वायुसेना है, थल सेना, नौसेना, तीनों के लिए खरीदे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरे पर पहली बार निर्णय लिया गया था, यानी अमेरिका में जो प्रधानमंत्री पहली बार गए थे उस टाइम पे निर्णय लिया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमित इसके बाद देखिए, भारत ने इन ड्रोनों को USA फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट से खरीदा है, ठीक है। यानी कौन से रूट से खरीदा है ये भी आपको बता दिया गया। इसके बाद देखिए, हालांकि इसे आखिरी मंजूरी कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी से मिलती है। इसे अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन ने बनाया है। यानी कौन सी किसने बनाया है ये भी आपको ध्यान रखना है। इस ड्रोन को हेटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। ये ड्रोन है ना, इस ड्रोन को हिटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। कितने खरीदे गए ये जरूर ध्यान रखना, 31 खरीदे गए, अमेरिका से खरीदे गए, ये जरूर ध्यान रखना सबसे पहले, ठीक है। ठीक है, तीनों सेनाओं के लिए खरीदे गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका से पहली बार प्रधानमंत्री गए थे तभी ये फैसला लिया गया था, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख के चलना है। इसके बाद देखिए, 30 MQ9B प्रीडेटर की कीमत कितनी है, इसकी कीमत ही बताई जाएगी। अभी देखो, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये डील $3 बिलियन की है। यानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि ये डील $3 बिलियन की है। रुपये में करीब ये 24.57 हज़ार करोड़ रुपए होंगे, यानी 24.57 हज़ार करोड़ रुपए होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, तीनों सेनाओं को कितने 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 ड्रोन है। थल सेना को 8 ड्रोन दिए जाएंगे, ठीक है। थल सेना के लिए 8 है, एयरफोर्स के लिए 8 है और नेवी के लिए 14 है। ये सभी को आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों सेनाओं के लिए जो ड्रोन खरीदे गए हैं वो कौन कौन सेना को कितने कितने, 8 थल सेना के लिए, यानी वायु सेना के लिए जो 8 है, नौ सेना के लिए 14 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, क्या खासियत है इनकी ये भी आपको बताते हैं। क्या खासियत है, MQ9B इस ड्रोन से सभी मौसमों में, यानी सभी मौसमों में 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सारे उड़ान भरी जा सकती है। यानी कोई सा भी मौसम हो, सभी मौसमों में 40 घंटे तक सैटेलाइट के द्वारा उड़ान भरी जा सकती है। निर्माता कंपनी बताते हैं आपको, निर्माता कंपनी जनरल ऑटोमेक्स की वेबसाइट के अनुसार इस ड्रोन से समुद्री इलाकों में दिन या रात होने वाली हर गतिविधि की रियल टाइम की जानकारी मिलती है, ठीक है। ड्रोन में इन बिल्ट वाइट एयर मेरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक ID डिफेंशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट्स मेजर्स, एक सेल्फ कैंडिडेट एंड सिब्रिमन वारफेयर यान ASW किट से लेस है। यानी इतनी सुविधा इसके अंदर है अब से, ठीक है। इसलिए वो 2721 किलोग्राम की मिसाइल के लेकर उड़ान भर सकता है। यानी 2721 किलोग्राम की मिसाइल को लेकर ये उड़ान भी भर सकता है। इसकी ये फीचर बताए गए, ठीक है। इसके बाद देखिए, 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने पर इस ड्रोन को आसानी से दुश्मनों की नजर से नहीं आता। इन 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने से इस ड्रोन को आसानी से दुश्मनों की नज़र में नहीं आता है। इसमें 2 लेज़र गाइडेड AGM
114 हेलफायर मिसाइल भी बनाई जा सकती है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी बनावट को समझते हैं। MQ-9B बिग योन फंक की लंबाई 97 फुट है, ड्रोन की लंबाई 38 फुट है, मारक क्षमता 11,112 किलोमीटर है, हथियार समेत कुल वजन 5670 किलोग्राम है। ठीक है, फ्यूल का वजन कितना है, 27-21 किलोग्राम बताया गया है। कौन सा हथियार ले जा सकता है, ये लेजर, कौन कौन से हथियार ले जा सकता है इनको भी आपको देख लेना है। ठीक, किन किन मशीनों में इसका प्रयोग होता है, मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज, बचत, कानून व्यवस्था, सीमा, घुसपैठ, नजरगानी किया जा सकता है। ठीक है, ये सभी पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। हवाई मामलों से सुरक्षित इसकी पूर्व चेतावनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में जैसे रडार जमा सम्मिलित है। जमीन पर मिसाइलों से हमला, पिंडुलिपियों को देखकर नष्ट करना, बारूद सुरंगों का पता करना, दूर से हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम, इस रडार के तरह से सेरेसस लगा रहते हैं। इसके बाद देखिए, भारतीय लीज पर ले चुके हैं 2 MQ-9B सी ग्रीजन ड्रोन। वर्ष 2022 में भारतीय सेनाओं के 9 सेनाओं के समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए अमेरिका से 2 MQ-9B से ड्रोन 1 साल के लिए लीज पर मिले थे। बाद में इसका समय बढ़ा दिया गया था। ठीक है, MQ-9B ड्रोन की आवश्यकता क्यों है, LAC से लगे एरिया में चीन को पता चले बिना उनकी निगरानी रखने के लिए, हिंद महासागर की निगरानी के लिए, साथ में साउथ चीन से भी नज़र रखी जा सकती है। रक्षा विशेषज्ञ का काफ़ी समय से चीन और पाकिस्तान के ड्रोन की सीमा से दूर रखने के लिए ऐसे ड्रोन की जरूरत बताई जा रही है। ठीक है, भारत के अपने ड्रोन, भारत में कौन कौन से ड्रोन है ये भी आपको बता देते हैं। भारत में निर्मित ड्रोन भी है, इन कौन कौन से है, इनमें से नागशास्त्री फर्स्ट, अभ्यास, घटक, त्रिनेत्र, रुस्तम, लक्ष्य, नेत्र आदि। हालांकि भारतीय सेनाओं के जरूरत के लिए इसे भी बेहतर ड्रोन चाहिए। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजिकल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये आपको बताना है। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियल एंड लाइब्रेरी सिस्टम सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, नरेंद्र मोदी मेमोरियल एंड लाइब्रेरी, वल्लभ भाई पटेल या PM मेमोरियल या सावरकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सी इसका राइट है, PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ये आपको ध्यान रख के चलना है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी मैंने ड्रोन से संबंधित जो पॉइंट बताए, इन पॉइंटों को आपको ध्यान से एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फुल डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में बताते हैं आपको। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सिस्टम को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। यह फैसला 15 जून 2023 की सोसाइटी बैठक में लिया गया था। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। राजनाथ सिंह ने मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, उन्होंने मीडिया से कहा था कि ये सभी प्रधानमंत्री की संप्रति म्यूजियम का विस्तार किया जाएगा। यहाँ पहले से पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ कुछ अन्य प्रधानमंत्री के बारे में म्यूजियम भी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पंडित नेहरू का आधिकारिक आवास। इससे पहले इस बिल्डिंग को 3 मूर्तियां भवन कहा गया था। सन 1948 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो तीनों मूर्तियां भवनों का आधिकारिक आवास बन गया। पंडित नेहरू 16 साल तक इस घर में रह रहे और यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ठीक है, इसके बाद 3 मूर्ति भवन को पंडित नेहरू की याद में उन्हें समर्पित कर दिया गया और इसे पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, ये नेहरू के जीवन से जुड़ी चीज़ों को सहेज कर रखा गया है। इसे 3 मूर्ति भवन से पंडित नेहरू के साथ साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी यादें जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए, बाद में कुछ अन्य प्रधानमंत्री से जुड़ी यादें भी रखी गई है। ये 3 मूर्ति भवन मूल रूप से ओशिस्टर क्लिक्सी सेल से निर्मित है। ठीक है, आज़ादी से पहले ये एडविन लुटियंस के एम्पीरियल कैपिटल का हिस्सा रहा था और तीनों मूर्ति भवन अंग्रेज शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का अधिकारी आवास था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं हमने आपको बता दिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो क्वेश्चन आपको बता दिए गए, कौन कौन इसमें रहे, कौन कौन नहीं रहे और आगे कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस भारतीय राज्य की 5 इमारतों को खूबसूरत इमारत के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। यानी पहली बार किस भारतीय राज्य की 5 इमारतों को खूबसूरत इमारत के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है, तो आपको नाम बताना है। ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी कुछ डिटेल, आपको बताते हैं। ये आपको बता रखे हैं, इनको आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये अवार्ड द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन 16 जून 2023 को लंदन में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया था। किस श्रेणी में अवार्ड मिलता है? शहरी रियल स्टेट 2023 क्षेत्र में खूबसूरती बिल्डिंगों के लिए मिला है, ठीक है। तेलंगाना में यह अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का कहना है कि पहली बार भारत में किसी इमारत को प्रतिष्ठा पुरस्कार इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है, यानी तेलंगाना में दिया गया है ये इमारतों को, ठीक है। और तेलंगाना की जो सीएम है वो चंद्रशेखर राव है, ठीक है। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये कार्यक्रम कहाँ किया गया था, आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। लंदन में यह आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए इस इमारतों से इस कैटेगरी में मिला है अवार्ड। फर्स्ट इसमें देखिए हेरिटेज श्रेणी में ब्रिज श्रेणी के बेहतर डिजाइनों के लिए, ठीक है। BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन सौंदर्य की सस्ती डिजाइनों के लिए कार्य क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंट्रल ए विशिष्ट प्रकार कार्यालय, यानी इस प्रकार से उत्कृष्ट धार्मिक संस्थान की श्रेणी के लिए, यानी इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान रख के चलना है कि इन पॉइंट यानी ये इमारतें का नाम दे रखे, इन इमारतों की वजह से ही तेलंगाना में उन्हें यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जो लंदन में दिया गया था और जो भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है, ठीक है। भारत ने किस देश में आयोजित NC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार हिस्सा लिया है? यानी भारत ने किस देश में आयोजित, यानी कौन से देश में आयोजित हुआ था NC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, पहली बार भारत ने हिस्सा लिया है? तो फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका। तो फ्रांस में यह आयोजित किया गया था, ठीक है। ये फेस्टिवल है यहाँ पे हुआ था ये, ठीक है। इस फेस्टिवल का नाम दे रखा है आपके सामने NC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का आयोजित फ्रांस के शहर एंसिनी में 11 से 17 जून 2023 को हुआ था, यानी फ्रांस में आयोजित किया गया था, ठीक है। 11 से 17 जून को किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने किया था, ठीक है। फेस्टिवल में भारतीय पेविलियन भी थे जिसमें सरस्वती यंत्र की थीम पर डिजाइन की गई थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी के सामान इस क्षेत्र से जुड़ी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया गया था, ठीक है। NC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में दुनिया के कई ऐसे हिस्से लेते हैं और वहाँ अपने यहाँ की एनिमेशन पर VFX के प्रदर्शन करके अपने देश के कारोबार को प्रमोट करता है, ठीक है। भारत में एनिमेशन सेक्टर, यानी भारत में कौन कौन से एनिमेशन सेक्टर है? इस फेस्टिवल में भारत के एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्टिव, कॉमिक्स, AVGS क्षेत्र में विशेष मंच पर छापा छोड़े गए, ठीक है। वर्ष 2021 से अनुमान लगाया गया कि भारत में एनिमेशन और VFX बाजारों का मूल्य 109 अरब है। इसमें अकेले VFX कारोबार को 50 अरब बताया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए EY की रिपोर्ट के अनुसार मानना है कि ये 2024 तक बढ़कर 180 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जिसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस है। प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है, फ्रांस की मुद्रा भी आपको ध्यान रखना है, इन फ्रांस के बारे में भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए एशिया कप 2023 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में किया जाएगा? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान में किया जाएगा। D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके। इसके बाद देखिए ये फैसला एशिया क्रिकेट परिषद ACC ने लिया है, यानी ये फैसला किसने लिया है? एशिया क्रिकेट, यानी एशिया क्रिकेट परिषद का फुल फॉर्म ये दे रखी है इसकी, AACC होता है। एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान, श्रीलंका में खेला जाएगा। इस योजना में 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच होगा। टोटल 13 मैच होंगे इसमें, जिसमें 4 पाकिस्तान में होंगे, बाकी 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि एक से ज़्यादा देशों में मैच होंगे, यानी एक से ज़्यादा देशों में मैच होंगे, ठीक है। क्या था वादा? एशिया कप 2023 की मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन BCCI ने यह अपना टीम भेजने की तैयार नहीं थे। यानी एशिया कप 2023 की मेज़बानी किसके पास थी? पाकिस्तान के पास थी, लेकिन BCCI ने यह अपनी टीम भेजने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद देखिए इस वजह से इस टूर्नामेंट को किसी भी देश में आयोजित कराने की बात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की मेज़बानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में हाइब्रिड मॉडल में ये टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। अब पाकिस्तान की टीम अपने लिंग मैच पाकिस्तान में खेलेगी, जबकि सुपर 4 मैच
और भारतीय टीम मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, फाइनल मैच भी श्रीलंका में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से ये चेंज किए गई थी जगह, ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। यानी एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन बीसीसीआई ने ये टीम भेजने के लिए तैयार नहीं थे, इस वजह से ये से हाइब्रिड मॉडल के रूप में टूर्नामेंट करवाई जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट मैच कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। इसके बाद देखिए वनडे फॉर्मेट में होगा एशिया कप, ये टूर्नामेंट वर्ल्ड डे फॉर्मेट, जबकि पिछले साल एशिया T20 फॉर्मेट में हुआ था, जिसमें श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट जीता था। किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता था फाइनल में पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। इसके बाद इसमें एशिया क्रिकेट परिषद आप सभी जानते हैं, इसका मुख्यालय श्रीलंका में, इसका जो डायरेक्टर है वो कौन है? जैसा है, और स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि एशिया जो क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? 19 सितंबर 1983 को हुई थी, ठीक है। सदस्यों की टीम 25 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है वो डिटेल के साथ करवाया जा रहा है, इसलिए वीडियो पर पूरे बने रहे, क्योंकि आपको पूरा पॉसिबल उस क्वेश्चन का करवाया जा रहा है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाहिद खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? यानी कौन से देश के खिलाड़ी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के वो खिलाड़ी है, ठीक है। कौन से देश के? पाकिस्तान के। इसके बारे में आपको बताते हैं, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। नाहिद खान ने 14 साल में करियर के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की और वो 36 वर्ष की हो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने फरवरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया था। नाहिदा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली बलूचिस्तान की एकमात्र महिला खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, 36 वर्ष की इनकी आयु है। नाम आप देख लीजिए, 14 साल के करियर में इन्होंने। इसके बाद देखिए पाकिस्तान के बारे में आपको जानते हैं, राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा भी आप जानते होंगे, पाकिस्तान भी आप जानते हैं, और राष्ट्रपति भी आप जानते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदू समूह के नए चेयरमैन कौन है? हिंदुआज समूह के नए चेयरमैन कौन है? राकेश वर्मा, गोपीचंद या राजेंद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपीचंद। वो इसका वॉलपेपर आपको दिखाते हैं, ये गोपीचंद जी है, ठीक है। इनके बारे में बताते हैं, वह पूर्व चेयरमैन श्रीचंद परमानंद के भाई है। जो श्रीचंद परमानंद का निर्धन 17 मई 2023 को हो गए, उनकी भाई की जगह इनका स्थानांतरण हुआ है, ठीक है। नए चेयरमैन गोपीचंद भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है, जो हिंदूज ग्रुप के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। दरअसल हिंदूज ग्रुप ब्रिटेन की अमेरिका कारोबार यानी ब्रिटेन की जो अमीर जो कारोबार घरानों में से एक है, ठीक है। यानी कौन है ये? हिंदूज ग्रुप ब्रिटेन के अमीर कारोबारों घरानों में से एक है। इन ग्रुप की व्यवसाय ट्रक और स्नैक से लेकर बैंकिंग और केबल टेलीविजन तक निर्मित कंपनी अशोक लीलैंड में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हिंदूज ग्रुप की है। हिंदूज ग्रुप के पास दुनिया भर में करीब 100 अरब डॉलर की संपत्ति, ये भी आपको ध्यान रखने के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून, 14 जून, 12 जून और 10 मई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में आपको देखते हैं, वॉलपेपर आप दिखा रहा होगा, इसकी थीम भी आपको बताते हैं। यानी 2023 की थीम है इसकी, उसकी भूमि उसका अधिकार, ठीक है, उसकी भूमि उसके अधिकार, ये इसकी थीम रही है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की ओर से सूखे में होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी, ठीक है। पिछले 2 दशकों में WMO 2021 की तुलना में 2000 के बाद में सूखे की संख्या 29% की वृद्धि हो गई है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैटर्नलिबिल ग्रोटोनोम डे कब मनाया जाता है? यानी 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। तो मनाया जाता है 18 जून को। इसकी थीम आप देख लीजिए, इसका जो वॉलपेपर आपको दिख रहा होगा। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने इस दिवस में 21 दिसंबर 2016 को अपनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य स्थानीय भोजन की खपत से जुड़े प्रथाओं को पहचानना, किसी विशेष क्षेत्र में खाना पकाने की शैली को उन्हें उल्लेखन करने से है, ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? 21 जून, 20 जून, 19 जून या 18 जून? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जून को किया गया था। इसके बारे में बताते हैं, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र UNA के अनुसार हार्ट स्पीच के किसी भी प्रकार का भाषण या लेखन है जो धर्म, जातीय, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग या किसी अन्य पहचान कर के आधार पर किसी भी व्यक्ति समूह को हमला कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखना है, ठीक है। इसके बाद में ये किस्से मैंने आपको कल करवा दिए गए, क्योंकि ये
क्योंकि कल आपको करवा दिए गए, ये अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको इंतजार करें। आज का जो भी करंट अफेयर था आपका कंप्लीट हो चुका है। ये सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे और फुल डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन को करवाया गया है, इसलिए आपने एंजॉय के साथ भी देखा होगा। कल के लिए आप वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले।